नमस्कार, चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है। गुजरात के अलावा 5 राज्यों के उपचुनाव भी हैं और ऐसे में इन उपचुनाव की सीटों पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक लोकसभा सीट के अलावा 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यहां पर होने जा रहा है 5 दिसंबर को। तो इन सीटों पर किसका कब्जा हो सकता है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की सीट यहां पर तय करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव का क्या समीकरण बन सकता है। छत्तीसगढ़ की सीट पर भी यहां पर उपचुनाव है। बिहार और उत्तर प्रदेश की 2 यहां पर विधानसभा सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब सामने आ रहा है। तो इन सीटों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा मैनपुरी रामपुर खतौनी सीट का क्या चुनावी गणित बन सकता है और इसको लेकर क्या जनता का इस वक्त यहां पर समीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बड़े बड़े यहां पर नामों का ऐलान किया है, लेकिन किसका पलड़ा कहां भारी नजर आ रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए खतौनी विधानसभा सीट के लिए, तो यहां का क्या चुनावी गणित रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए खतौनी सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और लगभग 1 लाख वोट उनको मिले थे। जबकि यहां पर बात की जाए तो यहां पर आरएलडी यानी कि यहां पर जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, उस गठबंधन को यहां पर 84,306 वोट मिले थे। तो इस हिसाब से यहां का क्या चुनावी गणित बन सकता है। खतौनी उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस कहा से त्यागी समाज उनका विरोध करती नजर आई है, तो इसका कितना नुकसान उनको हो सकता है या फिर सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी से यहां पर जो उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, यहां पर जो महागठबंधन है आरएलडी से यहां पर बात की जाए तो मदन भैया चुनावी मैदान में है, जबकि भाजपा से यहां पर राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया है। और जिस कार से यहां पर 2022 के चुनावी परिणाम थे, बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है खतौनी विधानसभा सीट को लेकर, अगर 2017 में बात की जाए तो सीट पर बीजेपी से ही यहां पर उम्मीदवार जो जीते थे, और अगर बात की जाए 2012 में तो आरएलडी ने यहां पर जो है जीत दर्ज की थी। तो इस हिसाब से क्या यहां का गणित बन सकता है, जो माहौल बन रहा है, जिस कार के परिणाम जो रहे हैं कुछ पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से और जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है और जो ओपिनियन पोल तैयार किया उस हिसाब से खतौनी सीट पर जो है आरएलडी 45% चांस यहां पर जीत सकती है जो महागठबंधन है, जबकि अगर बात की जाए तो बीजेपी से यहां पर 55% यहां पर जीतने के चांस बन सकते हैं। खतौनी जो विधानसभा उपचुनाव के लिए आंकड़े बन सकते हैं उपचुनाव को लेकर जो आंकड़ा है। लेकिन उपचुनाव के लिए अगर बात की जाए तो मैनपुरी लोकसभा सीट है और यहां पर बात की जाए तो अब क्या चुनावी गणित बन सकता है। भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है और कहीं ना कहीं यहां पर चाहेगी समाजवादी पार्टी परिवार कि ये मैनपुरी सीट जो है वो जिस कहा से बड़े दिग्गज नेता के निधन के चलते सीट खाली हुई है, तो ऐसे में अपने परंपरागत सीट को बचाने का एक बड़ा दायित्व यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए रहेगा, क्योंकि मुलायम सीट यहां पर चुनाव लगातार जीतते रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर 1996 में भी यहां पर जो है तो मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, तब से लेकर अब तक यहां पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है। लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव के लिए लोकसभा के लिए, जिसमें अगर बात की जाए आजमगढ़ सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, तो ऐसे में क्या यहां पर बात की जाए तो मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है और यहां के क्या आंकड़े बन सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखा रहे। देखिए अगर बात की जाए तो मैनपुरी के लिए 17 लाख वोटर है, जिसमें यादव वोट सबसे ज्यादा है और इसी दम पर समाजवादी पार्टी सीट पर काफी समय से जीतती रही है, जिसमें 4,25,000 करीब यादव वोट है। ठाकुर वोट की बात की जाए तो करीब 2,50,000, दलित वोट 1,50,000, वैश्य 70,000, साक्य यहाँ पर 3,15,000, ब्राह्मण वोट 1,25,000, लोधी 1 लाख और मुस्लिम वोट करीब 45,000 आ जाते हैं। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या जो समाजवादी पार्टी का एक किला है वो बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी इसमें सेंध लगाने वाली है, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन इस बार जिस कहा से पार्टी ने बड़े नामों का ऐलान किया है, तो 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी से अगर बात की जाए तो रघुराज साक्य को यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां पर घोषित किया है और इस तरह से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस बार के जो आंकड़े बन सकते हैं यहां पर मैनपुरी सीट को लेकर, क्योंकि अगर बात की जाए 2019 में तो समाजवादी पार्टी से ही यहां पर चुनाव जीते हैं और बीजेपी से यहां पर प्रेम सिंह साक्य को यहां पर 4,30,000 वोट मिले थे। यानी 2019-2014 का अगर बाय इलेक्शन की बात की जाए तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव यहां पर जीते थे और बीजेपी से प्रेम सिंह यादव यहां पर काफी पीछे दिखे थे। तो इस बार क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी का यहां पर दबदबा रहा है
लेकिन मैनपुरी सीट को लेकर जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में रहे हैं और परिवार एक मंच पर भी दिखा है, इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को 60% चांस हो सकते हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर 40% चांस हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़े नेता के निधन के चलते भी खाली हुई, तो उनको एक सहानुभूति वोट भी यहां पर मिल सकते हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। मैनपुरी के अलावा रामपुर सीट भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी की ये भी सीट काफी समय से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है। तो यहां पर बात की जाए बीजेपी से, रामपुर से आकाश सक्सेना को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी ने रामपुर के लिए आजिम रजा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार के आंकड़े बन रहे हैं, उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर बात की जाए तो आजम खान के जो विधायक की निरस्ता के चलते सीट खाली हुई है, और ऐसे में रामपुर सीट का क्या चुनावी गणित यहां पर सामने आ रहा है। 2017 के आंकड़ों में आजिम खान को यहां पर करीब 1 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी से यहां पर सिर्फ यहां पर जो सक्सेना रहे हैं उनको यहां पर 55,000 वोट मिले थे। तो रामपुर सीट पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक यहां पर परंपरागत सीट रही है, जबकि 2012 के आंकड़ों में बात की जाए तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी से यहां पर मोहम्मद आजम खान यहां पर जीते थे। जबकि यहां पर बात की जाए तो जिस प्रकार का माहौल यहां पर देखने को मिला, तो समाजवादी पार्टी रामपुर सीट कहीं ना कहीं एक बड़ी सीट मानी गई है। तो 2019 के जो उपचुनाव रहे हैं उसकी अगर बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी से डॉक्टर तेजन फातिमा ही जीती थी, लेकिन बीजेपी यहां पर भारत भूषण करीब 71,000 वोट उनके पक्ष में रहे थे। 2017 के आंकड़ों में भी यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। तो ऐसे में अनुमान लगा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रामपुर सीट से आकाश सक्सेना और जो यहां पर आजम खान के करीबी माने जाते हैं आजिम रजा, वो चुनावी मैदान में है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी 45% और समाजवादी पार्टी 55% यहां पर चांस बन सकते हैं, जो चुनावी गणित सामने आ रहा है, जो चुनावी आंकड़े रहे हैं। लेकिन वोट किसके पक्ष में करेगी, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी बड़ा उलटफेर कर चुकी है उपचुनाव के लिए, जो यहां पर जो सीट रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की भी एक सीट पर जो है उपचुनाव है, और भानु प्रतापपुर सीट काफी महत्वपूर्ण है, और ये सीट ये तय करने वाली है कि आने वाले विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में किसका कब्जा हो सकता है। और अगर अपने अपने दावे जरूर यहाँ पर सामने आ रहे हैं बीजेपी से अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जो है चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस से सावित्री मांडवी को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन चुनावी गणित क्या है और चुनावी आंकड़ा क्या है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए। तो 2018 के आंकड़ों में कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की थी। मनोज सिंह यहाँ पर मांडवी यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, उनके चलते सीट खाली है, और यहाँ पर सावित्री मांडवी को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जबकि बीजेपी से अगर बात की जाए तो देवलाल दुर्गा यहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनको 45,000 वोट मिले थे और 31% वोट शेयर मिला था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इसका से फायदा मिलता है। तो ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो चुनावी गणित सामने आ रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ पर जो आंकड़ा बना था, तो सावित्री मांडवी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और उनको करीब 50% यहाँ पर जीत की संभावना है। ज्यादा संभावना कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर पीछे दिखाई नहीं दे रही है। 50% चांस उनके पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। जो अनुमान छत्तीसगढ़ को लेकर जो यहाँ पर भानु प्रताप उपचुनाव के लिए सीट है उस पर लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद बात की जाए बिहार के लिए, तो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही पूर्णी। इससे पहले भी 2 सीटों पर उपचुनाव थे, तब ये माना जा रहा था कि बीजेपी और यहाँ पर बात की जाए तो महागठबंधन में कौन बिहार के लिए अच्छा यहाँ पर नेतृत्व कर सकता है। तब मामला जो था वो टाई में बदला था। 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी तो 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में गई थी। लेकिन इस बार फिर से पूर्णी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। तो यहाँ का क्या चुनावी गणित बन रहा है, बीजेपी ने यहाँ पर केदार गुप्ता को चुनावी मैदान में डाला है, जबकि जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अगर बात की जाए अजहरुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ पर गुलाब मुर्तजा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी ने भी यहाँ पर नीनाब कुमार को चुनावी मैदान में उतारने से मामला अब कहीं न कहीं त्रिकोणीय बना दिया है। मुकेश साहनी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं न कहीं इसका नुकसान माना जा रहा है कि यहाँ पर जेडीयू को हो सकता है जो आंकड़ा बन रहा है। लेकिन 2020 में तब आरजेडी और अगर जिस प्रकार से महागठबंधन था, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था, तब आरजेडी ने यहाँ पर
सुनील कुमार यहाँ पर सैनी को यहाँ पर जीत मिली थी। तो इस बार क्या मामला बन रहा है और इनके चलते ये सीट खाली हुई है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी महागठबंधन के बीच बड़ा मुकाबला हो सकता है। तो जिस कहा से यहाँ पर चुनावी आंकड़े बन रहा है, इसमें माना जा रहा है कि जिस कहा से बीजेपी को यहाँ पर जो है यहाँ पर फायदा मिल रहा है, क्योंकि अपर जीडीयू की बात की जाए तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीआईपी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तो बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मामला यहाँ पर देखने को मिला है, जो आंकड़ा बना है बिहार के लिए, जो यहाँ पर आंकड़ा बन सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान के लिए भी अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आखिर राजस्थान की जनता क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगी या फिर राजस्थान गहलोत सरकार को ही यहाँ पर फिर से चुनेगी मुख्यमंत्री के तौर पर। तो यहाँ का क्या चुनावी गणित बन रहा है, देखिए अगर बात की जाए 2018 चुनाव के लिए तो यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 46% वोट शेयर मिला था, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 38% वोट शेयर मिला था। और यहाँ पर सरदार शहर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है और ये कांग्रेस की एक ऐसी सीट रही है जो काफी समय से कांग्रेस के पक्ष में रही है, क्योंकि हर साल में सत्ता परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहता है। 13 बार में से 3 बार ही बीजेपी जीती है, जबकि 10 बार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीट पर 55% चांस यहाँ पर कांग्रेस के जीतने के बन सकते हैं। अनिल यहाँ पर कुमार जो शर्मा है वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से अशोक कुमार यहाँ पर पिचा जो चुनावी मैदान में उनको 45% चांस बन सकते हैं, जो चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। इसके अलग बात की जाए तो उड़ीसा की यहाँ पर पदमपुर बाई इलेक्शन के लिए भी जिस कार से यहाँ पर बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस सीट के लिए बीजेडी को यहाँ पर 2019 में जीत मिली थी, जबकि अगर बात की जाए 2014 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर वर्तमान में तो उड़ीसा में यहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार है और इससे पहले भी जो उपचुनाव देखने को मिले थे उसमें भी कहीं ना कहीं बीजू जनता दल ने ही यहाँ पर कब्जा जमाया था। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि वर्षा सिंह यहाँ पर बीजू जनता दल के उम्मीदवार है, जबकि बीजेपी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रदीप पुरोहित को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने यहाँ पर यहाँ पर सुमन साहू को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन जो आंकड़ा बन रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें बीजू जनता दल को फायदा मिल सकता है। बीजू जनता दल एक बार फिर से इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो उनको सहानुभूति वोट मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए उपचुनाव के घमासान में कौन जीतेगा, ये 5 दिसंबर को यहाँ पर जनता तय कर देगी। 5 राज्यों की करीब यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और एक सीट यहाँ पर लोकसभा जो कि मैनपुरी सीट है, उसके चुनावी गणित चुनावी अनुमान आपको दिखाएं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। यूपी, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव है, तो इसमें कौन जीतेगा इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं, कुछ पुराने और कुछ नए आंकड़ों के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाया है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।